हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि मैम ग्रामेटिकल पार्ट को स्टार्ट कीजिए। तो आज से जो मैं सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, वो वाली सीरीज़ है ग्रामेटिकल पार्ट्स की, जिसमें हम आपके एरर डिटेक्शन वाला पार्ट और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एक ऐसा सेक्शन जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम होती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है और इंग्लिश इसी चीज़ में बच्चों को परेशान करती है। तो हम आज से जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्रामेटिकल सेक्शन की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इन डिटेल हर सेक्शन को, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। सभी लेवल यानी कि बेसिक से एडवांस, आपका बैंक का प्री एग्ज़ाम हो, बैंक का मेंस लेवल हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जितने जितने सेशंस आपको पढ़ाती चलूँ, बस उसको डिटेल में करते चलिएगा। बस हम ज़्यादा नहीं करेंगे एक दिन में, पर जितना भी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंग्लिश की जब भी बात आती है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश की बात आती है, तो 90% बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये गलती करते हैं कि इंग्लिश में वो सिर्फ रूल्स को रटते हैं। 90% बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि नाउन से भाई 6 रूल्स होते हैं, इसके साथ सिंगुलर, इसके साथ प्लूरल, अच्छा ये वर्ड यूज़ नहीं होगा, ये वर्ड यूज़ होगा, बस इसको रट लिया। नेक्स्ट प्रोनाउन आ जाता है, वर्ब आ जाती है, एडजेक्टिव। भाई आखिरी तक पहुँचते हो तो खुद सोचो कितने कितने रूल्स हो जाते हैं, कितने रूल्स को रटोगे। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है जो आप लोग करते हैं। हम जो तरीका अपनाते हैं वो अपनाते हैं फॉर्मेट बेस्ड तरीका। अभी फॉर्मेट बेस्ड क्या होता है, फंक्शनल ग्रामर में फॉर्मेट बेस्ड तरीका क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे कह देती हूँ कि एक सेंटेंस देती हूँ, लेट्स से हिंदी में, कि लड़कियाँ खाना खा रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, लड़कियाँ खाना खा रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ कि भैया इसमें एरर बताओ, आप तुरंत बोल दोगे लड़कियाँ खाना खा रहा है नहीं होता मैम, लड़कियाँ खाना खा रही हैं होता है। ठीक है, कैसे पता आपको कि लड़कियाँ खाना खा रही हैं होगा? क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से जानते हैं। लड़कियां हैं तो उसके साथ रही हैं हमें लगाना पड़ेगा। सेम स्ट्रक्चर अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर का पता चल जाए कि कौन सा वर्ड किस तरह से अरेंज्ड रहने वाला है, दुनिया की कोई भी आपके सामने एरर उठा के दे दी जाए, आप तुरंत बना दोगे, रटने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो हम जो तरीका अपनाते हैं क्लास में, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो उसमें हम कभी भी रटने का तो काम करते नहीं है। हमें बस समझना है, समझ के उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। इंग्लिश में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि चीज़ें बस रटना है। रटना नहीं है, हर चीज़ का कारण है। कारण क्या है, बस उसको समझते चलो, बहुत आसान हो जाएगी दुनिया। अब वो चीज़ जो मैं फिर से कह रही हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आना चाहिए। तो बेसिक से समझ में आना चाहिए, उसके लिए जो आज का मैं बेसिक सेशन ले रही हूँ, वो ले रही हूँ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के ऊपर। ये आप कहोगे भाई फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में क्या लिया जाता है? तो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में लिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप बोलोगे इसको पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? तो हमें पता है। अगर पता होता तो कभी भी एरर वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स है, इसलिए एरर वाला सेक्शन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो आज से जो हम फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश पर ले रहे हैं। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, एक बार ब्रशअप हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी ग्रामर वाले पार्ट को, या फिर मैं कोई भी चैप्टर उठा लूँ, अगर आपका फंडामेंटल यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ग्रामेटिकल पार्ट या फिर एरर डिटेक्शन वाला पार्ट समझ में आ जाए। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे साथ डिटेल में बने रहिएगा। हम बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक यूनिट की बात करती हूँ। और इंग्लिश में सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? तो आप कह देंगे मैम एक सेंटेंस बनाया जाता है। अच्छा, सेंटेंस किससे बनाते हो? सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से मिलके बनता है, यही तो होता है। तो अगर सबसे बेसिक अगर यूनिट बोलूँ इंग्लिश में, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? तो आप कह दोगे सबसे बेसिक होता है लेटर्स। हमारे लेटर्स होते हैं ना, O F A B, ये क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। लेटर्स मिलके क्या फ्रेम करते हैं? एक वर्ड बनाते हैं।
ठीक है, एक वर्ड बन गया मेरा, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, वर्ड बन गया। वर्ड हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देता है। जब भी आपके लेटर्स एक ऐसे वे में अरेंज हो जाएं कि वो एक मीनिंगफुल सेंस देने लगें, तो उसको आप क्या कहते हो? वर्ड कहते हो। जैसे कि इसमें से मैं उठा लेती हूँ पार्ट्स, PARTS, ये मीनिंगफुल वे में अरेंज हुए, इन्होंने एक मीनिंग दे दिया, हिस्सा जिसको आप कहते हो, तो ये मीनिंगफुल बन गए, यानी कि आप इसको पार्ट्स कह सकते हो। पर अगर मैंने इसको ऐसा कह दिया RTSPA, ये मैंने ऐसा लिख दिया, तो क्या ये वर्ड कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब भी लेटर्स एक मीनिंगफुल वे में अरेंज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वर्ड्स फॉर्म करते हैं। वर्ड्स जब फ्रेम होते हैं मिलके बनाते हैं फ्रेज को, फ्रेज बनता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। अब वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश होता है वाक्य का अंश, वाक्य या फिर सेंटेंस का अंश, वाक्य का अंश को आप कहते हो फ्रेज। देखेंगे इनको डिटेल में। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेज के बाद आप बनाते हैं क्लॉज। क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, ये कहलाता है उपवाक्य। अब वाक्य क्या होता है, इतने ज़्यादा नॉलेज से हमें मतलब नहीं निकलने वाला है, मैं बता दूंगी डिटेल में, हम सबको पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो आपका वर्ड जो आपके पास मिलती है रिजल्टेंट, वो मिलता है सेंटेंस। यानी कि ये पूरी एक प्रोसेस होती है, तब जाके हमारे पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस आके बनता है। ठीक है, तो ये लेटर वर्ड तो आपको पता चल चुका है। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होते हैं इनको देख लेते हैं, क्योंकि इनके बेसिक नॉलेज के बिना इनको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो पहले इनको देख लेते हैं, फिर आगे का सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो लिया है, मैंने पहले लिख लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलो देखते हैं, फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश, वाक्य का अंश, जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के एक हिस्से को हमने कह दिया है कि ये क्या है? फ्रेज है। क्लॉज उपवाक्य। उपवाक्य मतलब इसमें वाक्य का सेंस होना चाहिए, वाक्य का सेंस होना चाहिए मतलब सेंटेंस कहीं ना कहीं सेंस देना चाहिए। अभी भी क्लियर नहीं आया मुझे पता है, आगे देखते हैं। देखिए, फ्रेज जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं। क्लॉज क्या होता है? ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि वर्ड्स मिलके बनाते हैं इनको। एक बात जो क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड सेंटेंस मेरे पास आ रहा है, इसको मैं पॉइंट कर देती हूँ। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेलिंग में नहीं जाना हमें। नेक्स्ट जो है वो है नो सब्जेक्ट वर्ब। इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। किस में? फ्रेज में। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। पर अगर आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को अगर क्लॉज कहते हो तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिख दिए हैं, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल। देखिए, इफ़ शी कम्स आई विल हेल्प हर। अगर वो आती है तो मैं उसकी मदद करूँगी। देखिए सेंटेंस को, ये पूरा का पूरे को आप क्या बोलोगे? ये एक सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस हमेशा किससे मिलके बनता है? फ्रेज से मिलके बनता है, क्लॉज से मिलके बनता है, फ्रेज क्लॉज से मिलके बनता है। इस तरह से आपका कोई भी सेंटेंस बनता है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो ये मिलके किससे बना होगा? फ्रेज या क्लॉज से। अब आपको बस ये देखना है इसमें से फ्रेज कौन सा, इसमें से क्लॉज कौन सा है, बस इतनी सी बात। चलो देखते हैं। इफ़ शी कम्स, बीच में कॉमा है, आई विल हेल्प हर। अगर यहाँ पे मैं सेंटेंस को देखूँ तो यहाँ पर ये इफ़, अगर शी क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट है, और कम्स क्या है इसका? वर्ब है। ठीक है, अगर वो आती है, क्या मुझे इस सेंटेंस से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली? अगर वो आती है तो क्या? आगे भी तो बताओ क्या होगा। ठीक है, मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर हाँ मुझे एक स्ट्रक्चर मिल गया। किसका? सब्जेक्ट और वर्ब का। सब्जेक्ट और वर्ब का मुझे स्ट्रक्चर मिल गया, पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसको मैं क्या कह देती हूँ कि ये क्या है? एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि क्लॉज में सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो आपने इसको क्या कह दिया कि भाई ये क्या है? एक क्लॉज है। ठीक है, आगे बढ़ो। आई विल हेल्प हर। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। अगेन ये भी क्या हो गया? क्लॉज हो गया।
ठीक है। क्लॉज को डिटरमाइन करना है तो कैसे देखोगे, वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होना चाहिए और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक द गर्ल इन रेड साड़ी। इस सेंटेंस को देखो, अगर इस सेंटेंस में मैंने कह दिया द गर्ल इन रेड साड़ी, बस इतने सेंटेंस को देखो, द गर्ल इन रेड साड़ी, द गर्ल इन रेड साड़ी से अगर इस पूरे के पूरे इस अंडरलाइन सेंटेंस को देखोगे, इस अंडरलाइन वाले पार्ट को देखोगे तो ये क्या, इसमें कोई तुम्हें सब्जेक्ट मिल रहा है क्या? इस वाले पार्ट में कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। क्या कोई वर्ब है? नहीं है। तो इसको तुम क्या कह देते हो कि ये क्या है, एक फ्रेज है। जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इस पूरे के पूरे सेंटेंस का ये क्या है, एक पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं कि ये क्या है, एक फ्रेज है। ठीक, अगर यहाँ पर देखोगे इसके दूसरा पार्ट जो बच रहा है, ये वाला पार्ट मैंने इसको अलग वे में हाईलाइट किया है, आई लाइक, मुझे पसंद है। अब मुझे पसंद जैसे क्या, मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मिली ना, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, मुझे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। पर अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे तो इसमें सब्जेक्ट भी है और क्या है, वर्ब भी है। तो मैं इस सेंटेंस को क्या कह दूँगी, इस पूरे पार्ट को, सॉरी इस पूरे पार्ट को मैं क्या कह दूँगी, क्या है, एक क्लॉज है। बात समझ में आ रही है? तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को आप क्लॉज कहते हो। बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं होती, जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्या कहलाता है, एक फ्रेज कहलाता है। ये जस्ट ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको क्लॉज और फ्रेज के बीच में डिफरेंस बताया है। अब देखिए, क्लॉज में भी दो चीज़ें हो जाती हैं, क्लॉज भी दो तरह के हो जाते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इतनी डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है। आज का जो सेशन है जिसको समझने के लिए ज़रूरी है उतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। कोई भी सेंटेंस लो, वो कोई भी सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बनाते हो तो या तो वो क्लॉज से बनता है या फ्रेज से बनता है। तो चलिए आगे का और सेशन बढ़ाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है मुझे, एग्ज़ाम के हिसाब से क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि एग्ज़ाम के लिए क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना मटेरियल है मार्केट में, ऑनलाइन इतने इन्फॉर्मेशन है, इतने मटेरियल मिलते हैं, इतने सोर्सेज हैं कि बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज होता है। आपके पास बस वही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई पीएचडी नहीं करना है, ना कोई आपको एमफिल करना है इंग्लिश में, आपको सिर्फ उतना आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि आपका, अगर मैं बैंक के प्री की बात करूं तो बैंक के प्री में आपके 30 में से ऑलमोस्ट 35 प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है, ये बैंक प्री की बात कर रही हूँ मैं, बैंक प्री की बीपी लिखा है मैंने। ठीक है, एसएससी की अगर मैं बात करूँ सीजीएल, तो सीजीएल में अगर आपके 50 मार्क्स का पेपर आता है इंग्लिश का, 50 मार्क्स का सेक्शन है, तो आप इसमें आराम से 49 अराउंड मार्क्स लेकर आ जाए, तो इतने आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सीजीएल, एसएससी सीजीएल मेंस की अगर मैं बात करूँ तो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। 200 में से आप आराम से 195 प्लस ला सकते हो, इतना इजी पेपर आता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना स्कोर करने के लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ होती है आपको ये पता हो कि भाई आता क्या है। इतने सोर्सेज हैं, बच्चा कंफ्यूज ही रहता है कि उसे क्या पढ़ना है, वो क्लॉजेस में अंदर घुस जाता है, फ्रेजेस में अंदर घुस जाता है, नहीं जाना। जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी ना, काफ़ी है आपको एरर डिटेक्शन और एग्ज़ाम को क्रैक करने के हिसाब से। ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाओ, जितना बता रहे हैं बस उतने पर ही स्टिक रहो, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अच्छा, देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। जस्ट इंट्रोडक्शन, आज का जो सेशन है वो मैं ले रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। चलो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स, हिस्से स्पीच। स्पीच क्या होता है? स्पीच हमेशा वो पार्ट होता है जो सेंटेंस इंग्लिश में बोला गया है। आप स्पीच, जो अगर मान लो मैं पूछूं कि स्पीच का मतलब क्या होता है, तो आप लोगोगे कि स्पीच का मतलब तो होता है भाषण। ठीक है, भाषण तो होता है, बट अगर इंग्लिश ग्रामर में स्पीच की प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो स्पीच का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो कि इंग्लिश में बोला गया है। हर वो सेंटेंस जो कि इंग्लिश में बोला गया होता है उसका आप नाम दे देते हैं स्पीच। ठीक है, स्पीच जैसे कि मान लो किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो हाउ आर यू उसने पूछा इंग्लिश में, ठीक है, बोला है, इंग्लिश में बोला है, तो ये हाउ आर यू क्या हो जाएगा, एक स्पीच हो जाएगा। आपने रिप्लाई दे दिया आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम गुड, आपने भी जवाब दिया इंग्लिश में कहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक स्पीच हो जाएगी।
हर वो सेंटेंस जो कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो वो एक स्पीच होता है। अब उसके पार्ट्स क्या क्या हैं? अगर मैं इस स्पीच को देखूं तो इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? एक हाउ है, एक आर है, एक यू है, ये तो इसके पार्ट्स हैं। इस स्पीच के पार्ट्स क्या है? एक आई है, है और फाइन है, इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन सभी से मिलके बना होता है। मतलब अगर मैं इन सबको इंडिविजुअल पार्ट को एक नाम देने चलूँ तो ये सभी इंडिविजुअल पार्ट कहीं ना कहीं ये पार्ट में से बनते हैं। अभी इस तरह से बनते हैं, किस तरह से आप फ्रेम करते हो, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या क्या यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको हम सभी को पढ़ते हैं किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। गेटिंग माय पॉइंट? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है समझना। क्यों? क्योंकि जिसमें आप ये समझते हो कि आपके जितने भी वर्ड्स आप बना रहे हो वाया स्पीच, ये इन सब का इंडिविजुअल नाम क्या है। और जब तक आपको ये बेसिक में इंफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो क्या आप सही स्पीच बना पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस डिटेलिंग को हम किस में पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है तो आपका जवाब हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, यही सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, बहुत डिटेलिंग है और पूरी ग्रामर इन्हीं पर बेस्ड है। ठीक है, आज का जो सेशन मुझे लेना है वो मैं बस कंजंक्शन तक लूँगी। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं 25 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में इन सभी को कवर कर दूँ डिटेलिंग में, पॉसिबल ही नहीं होता है। ऑफलाइन क्लासेस में मुझे 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो इन सब को कवर करने के लिए ऑलमोस्ट हमारे 2 वीडियोस बनेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो इन चारों पर रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, क्योंकि ये रिलेटेड है आपस में, इन सबको हम आसानी से कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है मैं नेक्स्ट डे लूँगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने जो चीज़ें पढ़ने वाले हो, जो पढ़ चुके हो, वो है क्लॉज और फ्रेज। पहला कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आप पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ोगे, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है हम आगे किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। ठीक है, मैं आपसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप सभी डेफिनेशन बहुत अच्छे से बता दोगे कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। खुद थोड़ा सा सोच के देखो, क्या नाउन सिर्फ पर्सन, प्लेस, थिंग है? क्या हो अगर मैंने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी? क्या ईमानदारी पर्सन है? क्या ईमानदारी प्लेस है? क्या ईमानदारी थिंग है? नहीं ना। ईमानदारी या ऑनेस्टी को आप कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में लोगे? आपका आंसर हो जाएगा मैम नाउन में। तो फिर नाउन की डेफिनेशन को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दो। नाउन की जो डेफिनेशन होती है, या फिर डेफिनेशन अगर मुझे जैसे इसको बताना है कि क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं। सिर्फ नेमिंग वर्ड्स और कुछ नहीं, सिर्फ नेमिंग वर्ड्स और कुछ नहीं, सिर्फ नाम, कुछ नहीं। अगर आपने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी, नाम है, नाउन है। करप्शन, भ्रष्टाचार से कोई एक्शन नहीं हुई, कोई पोजीशन के बारे में पता नहीं चला, सिर्फ नाम है, नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, गर्ल सिर्फ नाम है, ना कोई क्वालिटी, ना पोजीशन, ना किसी क्वालिटी की क्वालिटी, सिर्फ नाम है, आप क्या कह दोगे कि ये नाउन। हमारे एग्ज़ाम में कभी भी यह नहीं पूछा जाता कि भाई नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं। ना आपसे कभी ये पूछा जाता है कि नाउन को आइडेंटिफाई करो, ये भी नहीं पूछा जाता। आपके लिए कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है नाउन का समझना, वो है कि नाउन का फंक्शन क्या है। नाउन अगर मेरा सेंटेंस में मुझे यूज़ करना है तो नाउन किसकी तरह एक्ट करेगा। ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये समझना। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो नाउन से रिलेटेड चीज़ आती है, या फिर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, वो आती है फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं हम उसमें। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रामर यानी कि इनका फंक्शन क्या है सेंटेंस में। ठीक है, हम ये देखते हैं, हमारे डेफिनेशन से सच कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन किसी भी सेंटेंस में किसकी तरह एक्ट करता है, तो नाउन आपका जवाब होगा या तो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, या फिर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को हिंदी में आप कहते हो कर्ता और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हो कर्म। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? एक और इसके लिए जो टर्म होता है वो होता है डूअर का। ठीक है, डूअर मतलब करने वाला। ठीक, ऑब्जेक्ट कर्म, इसके लिए एक वर्ड होता है रिसीवर, मतलब रिसीव करने वाला। ठीक, सब्जेक्ट कुछ काम को करेगा,
सब्जेक्ट कोई काम को करेगा और उस काम का असर किसी चीज़ के ऊपर होगा ना, तो उस किसी ना किसी चीज़ जिसके ऊपर उसका असर हो रहा है वो उस काम के करने का कौन होगा? रिसीवर होगा। ठीक है, तो आपका जो नाउन होगा हमेशा या तो नहीं बनता ही है। नाउन सब्जेक्ट भी बनता है और नाउन क्या बनता है? ऑब्जेक्ट भी बनता है। ठीक है, समझते हैं। एक सेंटेंस मैंने पहले लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एक जो सेंटेंस है पहला, नेहा मेड अ सैंडविच। हिंदी में बोलूँ तो नेहा ने सैंडविच बनाई। ठीक है, किसने बनाई? नेहा ने। तो ये नेहा इसका क्या बना? सब्जेक्ट बना। नेहा ने जो एक्शन करी है वो क्या करी है? बनाने की। उसकी एक्शन है क्रिया क्या करी उसने? बनाने की यानी कि मेड क्या बना? उसका वर्ब बना। उसने कोई क्रिया करी। जब नेहा ने बनाया तो बनाया क्या? रिजल्टेंट, असर किसके ऊपर आया? एक सैंडविच बन के आया। तो ये जो सैंडविच है उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको नाउन को डिटरमाइन करना है तो आप कह दोगे नेहा क्या है? एक नाउन है। ऑब्जेक्ट या फिर सैंडविच भी क्या है? एक नाउन है। ठीक है, नाउन की पोजीशन हमेशा या फिर नाउन एक्ट करता है सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब करने वाला भी नाउन होता है और रिसीव करने वाला भी कौन होता है? नाउन होता है। इसको भी देख लो, पेंटर पेंट्स द वॉल। किसने पेंट करी है? पेंटर ने। तो ये भी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट यानी कि नाउन। जब पेंटर ने एक्शन करी, एक्शन क्या करी है? पोतने की, पेंट करने की, तो ये क्या हो गया? उसका वर्ब, उसकी क्रिया हो गई। जब पेंटर ने पेंट करने की एक्शन करी तो रिजल्टेंट या असर किसके ऊपर आया? वॉल के ऊपर, उसका ऑब्जेक्ट था। तो ये क्या बन गया? वॉल। ये भी अपना क्या बनेगा? नाउन बन जाएगा। ठीक है, राम लाइक्स सीता। ठीक है, राम कौन करता है? लाइक राम करता है। तो राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, यानी कि ये क्या बना? नाउन। इसकी एक्शन क्या है? लाइक करने की, वर्ब बन गया। इसमें जब राम लाइक करता है तो असर किसके ऊपर आता है? सीता के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? सीता उसका रिसीवर है, यानी कि सीता क्या बना? ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी क्या है? एक नाउन है। ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को एक्ट करवाने का काम कौन करता है? हमारा नाउन करता है। ठीक है, एक सेंटेंस और दे रही हूँ, मुझे बताइएगा सही है या नहीं है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मैंने अगर आपसे सबसे पहले ये पूछा कि इसका सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो आप कह दोगे स्विमिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, स्विमिंग को अगर मैंने देखा अच्छे से, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो ये आपने इसको देखा कि ये बना है स्विम प्लस आईएनजी से। ये तो बना है स्विमिंग, कैसा बना? स्विम प्लस आईएनजी। स्विम मतलब तैरना मतलब कोई एक्शन करना। ये किससे बना है? ये तो वह क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। अगर मैं स्विमिंग की बात करूं तो स्विमिंग तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो क्या ये सिर्फ वर्ब है? नहीं, यहाँ पर ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है इसको आप कह देते हो जीरेंड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जीरेंड्स आर बेसिकली नथिंग, दे आर नाउन। ये नाउन होते हैं। ठीक है, सब डिटेल में पढ़ने वाले, सब कुछ डिटेल में आने वाला है। हर एक कॉन्सेप्ट को आप कवर करोगे। जस्ट एक ओवरव्यू है। कहीं आप इस सेंटेंस को देखो और आप कह दोगे मैम ने तो बोला नाउन ही होता है, तो तो वर्ब आ गया, तो ये कैसे हो गया? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं स्विमिंग की बात कर रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं नाउन ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन सभी जानते हैं आप लोग। प्रो जगह नाउन, नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। क्यों यूज़ करना है प्रोनाउन को? आंसर भी आपके पास है, रिपीटिशन हटाने के लिए। किसका रिपीटिशन? नाउन का रिपीटिशन। नाउन का रिपीटिशन किसी भी सेंटेंस को भद्दा बनाता है। मतलब हर वो वर्ड न, देखो नाउन क्या है? सिर्फ नेमिंग वर्ड है। बार बार नेमिंग वर्ड को उठा के रखना सेंटेंस को अच्छा नहीं बनाता, मतलब सुपरफ्लूअस बन जाता है उससे सेंटेंस। तो ग्रामरियंस ने क्या किया? उसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढ गया। उसका रिप्लेसमेंट कौन? प्रोनाउन। जस्ट अ रेप्लिका। किसका रेप्लिका है ये? नाउन का रेप्लिका है, इमेज है उसकी। अच्छा, इसको ऐसे समझो, हमारी एक ओरिजिनल मार्कशीट होती है और एक उसके हम क्या निकलवा लेते हैं? ज़ेरॉक्स, फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं। तो क्या आप हर जगह आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स को लेके जाते हैं? नहीं ना। आपको हर जगह ओरिजिनल मार्कशीट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जहाँ पर काम उसके ज़ेरॉक्स से चल जाता है, आप उस ज़ेरॉक्स को भी यूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पर ओरिजिनल कौन है? उसका नाउन। और उसकी ज़ेरॉक्स जो हमने निकाली है वो कौन है?
प्रोनाउन। बस इस तरह से ध्यान रखो। और बेसिकली आपने जो ज़ेरॉक्स आपकी मार्कशीट की निकाली है और रेप्लिका या फिर इमेज किसकी है, आपकी ओरिजिनल की। तो ये जो आप प्रोनाउन बनाने वाले हो, ये रेप्लिका या इमेज किसकी होती है, नाउन की होती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अच्छा, हमने एक सेंटेंस देखा था नाउन के केस में, राम लाइक सीता, ठीक है। राम नाउन है, सीता भी एक नाउन है, आपको पता है। अब इन दोनों के लिए मैं इनकी जगह में एक वर्ड को यूज़ कर सकती हूँ, वो कौन है, प्रोनाउन। तो फटाफट आपको पास आंसर है। राम की जगह क्या कर लोगे, ही यूज़ कर लोगे, सॉरी, राम की जगह क्या यूज़ कर लोगे, ही। इसकी जगह तो यहाँ पे क्या ले लोगे, लाइक सी ले लोगे। और सीता यहाँ पे आप लोगे हर, ठीक है। अब सीता के लिए हर क्यों लिया, सीता के लिए शी क्यों नहीं लिया, बहुत सारी डिटेलिंग है। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, हम प्रोनाउन में केसेस पढ़ते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस है। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ये भी एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, और इसने वर्ब लिया बीच। प्रोनाउन वो सारे काम करता है जो कौन करता है, नाउन करता है। क्यों, क्योंकि इसका रेप्लिका है, ठीक है। इसका रेप्लिका है तो सारे काम करेगा प्रोनाउन जो कि हमारा नाउन कर रहा था, ठीक है। पर दो चीज़ों को छोड़कर, पहली चीज़ क्या है, एस्ट्रिक बना के लिख देती हूँ। एक मैंने अभी रिसेंटली कॉन्सेप्ट बताया है जीरेंड का। जीरेंड क्या था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि एक्ट कर रही है नाउन की तरह। इसको मैंने एक नाम दिया है जीरेंड। तो जीरेंड सिर्फ किसके साथ लगते हैं, नाउन के साथ। प्रोनाउन का कोई जीरेंड फॉर्म नहीं होता, ठीक है। और दूसरा आपने पढ़े होंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। ये जो ए एंड द होते हैं, ये भी सिर्फ किसके साथ लगते हैं, नाउन के साथ। प्रोनाउन के साथ कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो प्रोनाउन वो सारे काम करेगा जो नाउन करता है, बस दो काम को छोड़कर। एक तो जीरेंड की तरह नहीं काम करता, और आर्टिकल्स के साथ नहीं लगता। आर्टिकल्स प्रोनाउन के साथ नहीं लगते, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, नेहा मेड अ सैंडविच। ये भी मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था सेंटेंस को। नेहा मेड अ सैंडविच डैश लाइक डैश वेरी मच। अच्छा, अब मुझे ये जो आगे सेंटेंस यूज़ करना है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकती थी, नेहा लाइक्ड सैंडविच वेरी मच। अच्छा, मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकती थी, नेहा लाइक्ड सैंडविच वेरी मच। पर अगर मैं बार बार नाउन को यूज़ कर लूँगी तो प्रोनाउन का कहाँ रोल रह जाएगा, तो मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो नाउ नेहा, नेहा की जगह आप क्या यूज़ कर लोगे, शी। लाइक सैंडविच, सैंडविच एक न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल मतलब ना वो फीमेल है ना मेल है, ठीक है। आपको जेंडर नहीं पता, तो जब न्यूट्रल जेंडर की बात होती है और सिंगुलर के केस में, तो आप क्या यूज़ करते हो, इट। ये सब पढ़ने वाले हो आप, टेंशन मत लो। तो आपने सेंटेंस को कैसा बना लिया, नेहा मेड अ सैंडविच, शी लाइक्ड इट वेरी मच, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन क्या हुआ, शी, और इट भी क्या हुआ है, प्रोनाउन हुआ, ठीक है। आई होप प्रोनाउन क्लियर हुआ होगा। एक ओवरव्यू कह रही हूँ, फिर से मैं कह रही हूँ, ओवरव्यू ले रहे हैं हम, और आज का सेशन सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाला है। नाउन और प्रोनाउन तो हो चुके हैं, कंजंक्शन प्रपोजिशन बचे हैं। चलिए उनको और देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं। कंजंक्शन और प्रपोजिशन, इसमें आपको नाम से समझ में आ जाता है जंक्शन। जंक्शन मुंबई जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, रांची जंक्शन क्या होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे दो ट्रेन्स या दो से अधिकतर ट्रेन्स आके मिलती हैं। कंजंक्शन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एक ऐसा वर्ड जहाँ पर दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो वर्ड्स आके मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको आप क्या कहते हो, कंजंक्शन। दो फ्रेज, क्लॉज, वर्ड, सेंटेंस को ज्वाइन करने का जो काम करता है वो क्या होता है, आपका कंजंक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। कंजंक्शन, दो फ्रेज आपको पता चल चुका है, क्लॉज भी आपको पता है, वर्ड भी आप जानते हो, सेंटेंस भी आप जानते हैं। दो फ्रेज को आपस में, दो फ्रेज को ज्वाइन करेगा, दो क्लॉज को ज्वाइन कर देगा, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर देगा, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर देगा। इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कंजंक्शन हमेशा दो फ्रेज को करेगा, फ्रेज और वर्ड को नहीं करेगा। फ्रेज को करेगा, क्लॉज को करेगा, वर्ड को करेगा, सेंटेंस को करेगा, ठीक है। ये अपना पार्टी नहीं बदलेगा, जैसे कि फ्रेज और वर्ड को कर दिया, क्लॉज सेंटेंस को कर दिया, ऐसा नहीं करता। ये हमेशा सेम फ्रेज, सेम क्लॉज, मतलब दो क्लॉज, दो फ्रेज, दो वर्ड और दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है। इतनी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं। प्रीपोजिशन पे भी आ जाऊँ। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह। एक ऐसा वर्ड जो पहले लगकर पोजीशन को बताएगा, जगह को बताएगा। जगह किसकी, नाउन की,
नाउन या प्रोनाउन की जगह को बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन को करता है, प्रीपोजिशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे नाउन मैं हूँ, ठीक है, मैंने अगर आप मुझे बोलना है मैं अगर अपने आप में कौन हूँ, मैं नाउन हूँ, ठीक है, तो नाउन मतलब अगर अपने लिए अपने एक प्रोनाउन यूज़ करूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी? आई। मेरी पोजीशन क्या है? आई एम, मैं क्लास के अंदर हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी? आई एम इन द क्लास। मेरी पोजीशन क्या है? क्लास में है, ठीक है, तो आई एम इन द क्लास। ये जो इन है, इनने मेरी पोजीशन को बताया है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन कुछ नहीं है, आपको बस इतना ध्यान है, प्री मतलब पहले क्या लगता है, बताता है, पोजीशन को बताता है, पोजीशन यानी कि जगह को बताता है, स्थिति को बताता है आपकी, ठीक है, पहले लगकर, ठीक है। इन दोनों के एग्जाम्पल्स मैं मिक्स करके दे रही हूँ, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटेंस हैं, इनमें हमें देखना है कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है। प्रीपोजिशन कंजंक्शन डिटरमाइन करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। तो फ्रेज, दो क्लॉज, दो वर्ड्स, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा होगा अगर कोई वर्ड, तो कंजंक्शन है। प्रीपोजिशन पोजीशन बता रहा होगा पहले लगकर, किसके पहले लगकर? नाउन के पहले लगकर, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलो देखते हैं। मैरी सेट्स द टेबल फॉर डिनर। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर अगर मुझे देखना है फॉर किसकी तरह करना है? फॉर लगा है किसके पहले? डिनर के पहले। देखिए डिनर क्या है? एक नाउन है। नाउन के पहले लगकर कौन काम करेगा? प्रीपोजिशन काम करेगा। नाउन के पहले लगकर नाउन की पोजीशन को बताएगा, ठीक है, फॉर डिनर। आगे देखते। द पुलिस रन आफ्टर द थीफ। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ द थीफ, ये थीफ क्या है? नाउन है। नाउन के पहले लगा है कौन? आफ्टर। तो आफ्टर की भी क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। पोजीशन बता रहा है, नाउन की पहले लगता है। नेक्स्ट देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। मैंने उसको नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है? जब से उसने भारत छोड़ा, ठीक। अब यह है आई हैव नॉट सीन हिम, ही लेफ्ट इंडिया। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट, आई हैव नॉट ये हेल्पिंग वर्ब, ये सीन मेन वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि ये क्या है? एक क्लॉज है। ये क्लॉज है, ही लेफ्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये भी क्या है? एक क्लॉज है। 2 क्लॉज को कंबाइन करने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर कंजंक्शन। नेक्स्ट, मुंबई एंड दिल्ली आर मेट्रो सिटीज़। मुंबई एक वर्ड है, आप जानते हैं एक वर्ड है, दिल्ली एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। इन दोनों को ज्वाइन किया है किसने? एंड ने। तो एंड क्या बन जाएगा? यहाँ पर कंजंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल। इस सेंटेंस को भी देखो, तो आई डिड नॉट कम, ये क्या बन जाएगा? एक क्लॉज बन जाएगा। क्लॉज कैसे बन गया? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। आई वॉज इल, आई वॉज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इन सब्जेक्ट वर्ब यानी कि ये भी क्लॉज है और ये भी क्या है? एक क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को ज्वाइन करने का काम किसने किया? बिकॉज ने। तो ये बिकॉज क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का। देखो आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैं सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर किया है। एक हमने देखा है फ्रेज और क्लॉज का कॉन्सेप्ट, और एक हमने देखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। आई होप इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अच्छा, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रही हूँ PDF की, उसको ट्राई करना आप सॉल्व करने की, ठीक है। उसमें आप ट्राई क्या करोगे? आप ट्राई करोगे सिर्फ ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। एक्चुअली वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वेश्चंस हैं। सभी बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो इन 4 को तो सॉल्व करने की कोशिश करना ही सही। लिंक आपको मैं फिर से कह रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। डाउनलोड करो, सॉल्व करो, आंसर्स उसी में है। डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई थिंक आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ जाएगा। बस बने रहो इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक से एडवांस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वैसे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। और अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, ठीक। टिल देन थैंक यू।